नमस्कार, सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। देहरादून में ट्रक ने स्कूटी और रेहड़ी वालों को कुचला, एक की मौत कई घायल। किचा में फास्ट फूड की दुकान में लगी आग, 2 लाख से ज्यादा का नुकसान। जसपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन का अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन। बाजपुर के जवान की पश्चिम बंगाल में मौत। उत्तराखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र की तैयारी तेज। रामनगर में लोक निर्माण विभाग कर रहा 47 पुलों का निरीक्षण। जसपुर में किसान मासिक पंचायत का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून के चंद्रमणि चौक पर सहारनपुर से आ रहे ट्रक ने स्कूटी और रेहड़ी वाले को कुचल दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। शायद अभी से ऐसा लग रहा है कि इसके ब्रेक फेल हुए। बाकी जो भी टेक्निकल चीज़ें होगी वो अभी जांच में आएंगी। इसके द्वारा सड़क पे जो थे उसमें हादसा हुआ है। 3 लोग घायल हैं और एक की जो है मृत्यु हो चुकी है। बाकी 3 जो है वो अभी एक कैम्ब्रेट में है, बाकी 2 लोग जो है वो इंग्लिश हॉस्पिटल में है, बाकी जो है वो ये अब देखना पड़ेगा कि ये मामला क्या था। बाकी ट्रैफिक तो यहाँ नॉर्मल चल ही रहा है। किचा में फास्ट फूड की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। घटना में करीब 2,70,000 का माल जलकर राख हो गया है। व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला ने मौके का मुआयना करते हुए पीड़ित व्यापारी को आर्थिक मदद का चेक सौंपते हुए प्रशासन से अग्निकांड में पीड़ित व्यापारी को मुआवजा देने की मांग की है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रेम सिंह है। मेरी अनुपम सिनेमा के अंदर दुकान है द वेस्ट किंग के नाम से। आज सुबह आग लग गई उसमें। मुझे पड़ोसियों के माध्यम से सूचना मिली तो हम लोग वहां पे पहुंचे। वहां पे हमने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड के द्वारा वहां पे आके आग बुझाई गई। बहुत सारा सामान जल के राख हो गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा है उसमें। मैं सूचना देने के लिए कोतवाली आया हूँ। आज सुबह एक बड़ी अनहोनी घटना घटी हमारे एक व्यापारी के साथ। हमारा व्यापारी प्रेम गंगवार, जिनकी दुकान वेस्ट किंग के नाम से है, अनुपम सिनेप्लेक्स में, वहां अचानक सुबह 7:30 बजे आग लगी। आग की सूचना जैसे ही मुझे मिली तो मैं मौके पहुंचा। तब तक फायर ब्रिगेड आके आग बुझा चुकी थी। उनका नुकसान बहुत हुआ है। छोटा व्यापारी है, रोज कमाने रोज खाने वाला व्यापारी है हमारा। उनका सामान सारा जलकर राख हो गया। तो हम व्यापार मंडल पदाधिकारियों से मैंने वार्तालाप करी। वार्तालाप करने के बाद ये हुआ कि अपने व्यापारी की हर संभव मदद करनी चाहिए। तो मैंने तत्काल 3100 की सहायता राशि उनको चेक स्वरूप दी और अपने व्यापारी को आश्वासन दिया कि किसी प्रकार की यथासंभव मदद जो भी हमसे हो सकेगी हम उसके लिए करेंगे और उसके साथ खड़े हैं। जसपुर में नाबालिग छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जुलाहान में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसी के मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति फैसल पुत्र सित्तेहसन द्वारा पिछले 6 जुलाई 2022 को एक मन्नू रिजॉर्ट है ठाकुरद्वार रोड पे, उस होटल में ले गए। उससे जहरीला पदार्थ पिलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए गई तहरीर दी हुई, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच जारी है। नाबालिग है, पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है। विधानसभा में आज विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर चर्चा हुई। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा का सचिवालय जो है वो मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और आश्वस्त हैं कि एक अच्छा सत्र हमारा यहाँ देहरादून में चलेगा। सवाल आ गए हैं, 500 से ऊपर हमारे पास सवाल आ गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी तरीके से हम चला पाएंगे। मुझे लगता है क्योंकि उसमें से कुछ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इस वक्त विधानसभा में हैं।
सचिवालय में है, मेरी उनके साथ बैठक हो चुकी है और सबने कहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग पहले चला चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि छोटी सी विधानसभा के जितने कर्मचारी हैं हम लोग सब मिलके एक साथ मिलके एक अच्छा सत्र चलाएं। आज से कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने अपना अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा ने प्रदर्शन के दौरान कई बातों पर प्रकाश डाला। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ऐसा है जो आपने देखा ही होगा, हम लोग यहाँ पे सभी जिप्सी स्वामी व जिप्सी का संचालन करते हुए आए हैं काफ़ी समय से और काफ़ी टाइम से हम इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो मामला आ रहा है, यहाँ पे कई बार हमने मौखिक यहाँ पे पत्रांग के द्वारा और कई बार मौखिक यहाँ पे डीएफओ सर को, कुंदन कुमार जी को हमने मौखिक रूप से बताया है यहाँ पे कि जिप्सी का जो लिमिटेशन ना की जाए यहाँ पे। इससे क्या है कि हमारे रोजगार में फ़र्क पड़ेगा और आने वाले समय में और जब ये क्राउड रहता तो उसमें हमें भारी निराशा का सामना करना पड़ेगा टूरिज्म को, और टूरिस्ट निराश होकर जाएगा। तो हमारी मांगे सिर्फ यहाँ पे यही है कि जो ये भंडार पानी और सीतावानी गेट है, इसको आप पूर्व की तरह जैसे पहले से चलता हुआ आया उसी के अनुसार चलाएं। जैसे अभी आप कह रहे हैं चलाने वाली बात, तो जैसे भंडार पानी में उन्होंने 50 गाड़ी यहाँ से, 50 गाड़ी वहाँ से, और हमें सिस्टम कई बार समझ में नहीं आ रहा। कभी कह रहे हैं कि गेट यहाँ से जाएगा, यहाँ से एंट्री होगी, तो इससे थोड़ा सा क्या है कि काफ़ी ज़्यादा निराश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हमें गाड़ियों का आवाजाही ज़्यादा चलती है। और फिर दूसरा यह है कि जैसे पहले भंडार पानी और कई गेस्ट ऐसे भी आते हैं जो अपने आप में सक्षम नहीं होते कि हम इतना ही पैसा जरूरी खर्च करें कि 4500 रुपये या जो भी अपना जो हमारा गवर्नमेंट का हुआ है। तो कई गेस्ट ऐसे भी आते हैं जो मौखिक एक इंजॉय सफारी करने के हिसाब से या जंगल भ्रमण के हिसाब से कि 1800 रुपये में अपना जंगल घूम लिया जाएगा। मांगे पूरी नहीं हुई तो तब तक तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी सहमति से, जैसा भी हमने यहाँ पे धरने में बैठे हैं और ये धरना चालू रहेगा। पश्चिम बंगाल में 1811 मीडियम रेजिमेंट में तैनात बाजपुर के जवान प्रकाश सिंह की तबीयत खराब होने के चलते मौत हो गई। प्रकाश सिंह की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजन सूचना मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। थापानगला के रहने वाले मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं, मामा के लड़के हैं, और इनके बड़े भाई को हमारी बहन भी आई है। मैं भी फौजी हूँ। उनके अचानक कोई प्रॉब्लम हुई है खाने पीने से, इस वजह से उनके थोड़ा, पहले तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी अभी उनकी यूनिट से बात हुई है, लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषिकांत से। मैंने पूछा पूरी जानकारी की कि क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके खाने पीने के बाद कुछ रात को 9:30-10 बजे हल्का दर्द हुआ पेट में, तो नॉर्मल एमआर रूम में लेके गए। वहाँ उनकी हार्ट बीट कम होने लगी और वो मौके पे पहुंच गए थे जो एडजुटेंट साहब की ड्यूटी कर रहे हैं, ऋषिकांत साहब। उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन जब तक तैयारी करते कि आगे ले जाते एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। यही है उनका, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। यूनिट से पूरी जानकारी मिल चुकी है कि कोई उनका पहले स्वास्थ्य कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। ये ओपीआर थे, गनर ओपीआर 1811 मीडियम रेजिमेंट में थे, जो वेस्ट बंगाल में कचरापाड़ा में इस टाइम है। कम से कम 2 साल हो गए जहाँ अभी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब लोक निर्माण विभाग रामनगर के अंतर्गत 47 मोटर आवाजाही व पैदल मार्ग वाले पुल का निरीक्षण कर रहा है और गर्जिया के पास स्थित झूला पुल का मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। हमारे यहाँ तो जो घटनाएं हो रही हैं, ये तो शासन स्तर से ही हमें बहुत निर्देश मिले हुए हैं। ये पुलों का जैसे हमने साइट इंस्पेक्शन करते हैं बरसात से पहले और बरसात के बाद। तो बरसात के बाद हमारे यहाँ 47 छोटे बड़े ब्रिज हैं, 47 ब्रिज का इंस्पेक्शन हम कर चुके हैं। और घटनाएं रोकने के लिए तो कुछ घटनाएं तो वैसे होती हैं कि जैसे पैदल पुल है और आज के दौर में उस पर जो है लोग स्कूटर मोटरसाइकिल और ये लेके चलते हैं, तो उससे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। जबकि वो उसके लिए तो नहीं बने होते कि बाइक के, तो पैदल चलने के लिए बने होते हैं। लोगों को नगर के अंतर्गत हमारे पैदल पुल 5 पड़ते हैं, है ना।
गर्जिया कालीघाट पैदल सेतु, और ये गर्जिया मंदिर तो ये तो आरसीसी ब्रिज है, मंदिर पे जाता है ब्रिज, बिल्कुल सही है। कौन खेत है, तल्ली सेटी है, क्यारी ओखल डूंगा है। तो बाकी हमारे लगभग सारे ही ब्रिज ये ठीक हैं, पर इस पर हम समय समय पे जो है कुछ वार्षिक अन्वेषण के अंतर्गत मरम्मत कराते रहते हैं। जहाँ भी कुछ हमें लगता है उसका मरम्मत का कार्य स्टार्ट होने वाला है ना। और जैसे ही मरम्मत का कार्य हो जाएगा तो पुल जो है आगमन के लिए खुला ही रहता है। अब भी चल रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए थोड़ा सा बोर्ड हमने लगा दिए हैं ताकि लोग थोड़ा ध्यान से चलें। जसपुर नादेही क्षेत्र में किसान भवन में आज किसान मासिक पंचायत की गई, जिसमें क्षेत्र के कई किसान मौजूद रहे और किसानों के साथ हो रही कई समस्याओं पर विचार किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो हमारे धान तुले हैं हर बार अनाज मंडी में होती थी, आज यहाँ हर एक माह की तरह आज मासिक पंचायत हमने नदही शुगर मिल में रखी है। मांगे हैं कि किसानों की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसमें से एक समस्या ये भी है कि किसानों के ट्यूबवेलों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 6 महीने के बिल 25 हज़ार आ रहे हैं, 1 साल का बिल 50 हज़ार है। किसान देने को बिल्कुल राज़ी नहीं है। उसके संबंध में हमारे आज मीटिंग है। और भी काफ़ी मुद्दे हैं। गन्ना फैक्ट्री में वाहन खाली होने का जो समय है वो 2 से 3 घंटे का है, पर यहाँ 24 से 48 घंटे किसान को लग रहे हैं। भूखा प्यासा किसान यहाँ बैठने को तैयार है। उसी संबंध में आज हमारी यहाँ मीटिंग रखी गई। ये तो कार्रवाई आंदोलन ही रास्ता है किसानों के पास, तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन की जरूरत भी है। आंदोलन के बिना हमारी आवाज ऊपर तक नहीं जाएगी। रुद्रपुर के रामपुरा में दोस्त ने दोस्त को चाकू से गोद कर घायल कर दिया। घायल का इलाज बरेली के निजी अस्पताल में चल रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये रामपुरा चौकी क्षेत्र की घटना है, जिसमें 28 तारीख को भूपेंद्र कुमार नाम के वादी ने एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पुत्र है दीपक, जिनको एक व्यक्ति द्वारा जो है चाकू मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। उसमें मुलजिम की अरेस्टिंग की है और जिस वेपन से उसने इस घटना को पारित किया है वो वेपन भी बरामद किया गया है। इसमें निजी इनकी रंजिश है, जिसमें इनको ये कंप्लेंट थी। जो ये प्रतिवादी है, जो अभियुक्त है, उसका ये कहना है कि जो पीड़ित है वो और उसकी माँ जो है इस पर यह आरोप लगाते थे कि भाई इसने उनके पुत्र को नशे का आदी बना दिया। जब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने 10 क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा देहरादून के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन को यूकेडी ने भी समर्थन दिया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए 10% क्षैतिज आरक्षण जो है 2004 में तिवारी सरकार ने पहले 6 दिन जेल वालों को दिया था, फिर नसंग सरकार ने सभी चिन्हित पर लागू किया था, फिर खंडूरी सरकार ने उनके आश्रित को भी दिया। उसके बाद कोई कोर्ट चला गया था कि हमें नौकरी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आरक्षण दिया गया तो रोक लगा दी थी। कोर्ट पूछा था कि किस नियम के तहत दिया जाए, तो हमने सरकार से मांग की इसका विधेयक पास करो। तो उसमें जो है रोक के बाद हरीश रावत जी ने 2015 में एक विधेयक पास किया था, जो आज तक 7 साल तक वहाँ राजभवन पर लटका हुआ था। हमारे लगातार धरना प्रदर्शनों में मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद धामी जी से हम लगातार मिल रहे थे और वो खुद चाहते थे कि ये आरक्षण विधेयक पास रहे, क्योंकि वो खुद आंदोलनकारी हैं और खुद जब विधायक थे खटीमा के तो कई बार इस विधानसभा में आंदोलनकारियों के मुद्दों को उठाते थे। तो हमें बड़ी उम्मीद थी, तो उन्होंने कहा ना मैं ऐसा कराऊंगा, लेकिन एक बहुत उम्मीद आंदोलनकारी में तब जगी जब उन्होंने राजभवन से विधेयक को वापस मंगवा लिया। तो हमने कहा वाकई मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस है, उन्होंने मंगवा लिया, जो काम कोई नहीं कर पाए उन्होंने कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि अब जब कैबिनेट होने वाली है, विधानसभा सत्र होने वाला है, तो ये विधेयक लाएंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। लेकिन 2 कैबिनेट निकल गई और उसमें कहीं उसका नामो निशानी नहीं। तो आंदोलनकारियों में फिर शंका हुई और वो फिर संकेत होकर फिर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। अब हम ठीक आज विधानसभा सत्र कल से शुरू है, तो हमारी पिछली मीटिंग में तय किया गया था कि हम ठीक विधानसभा के सामने बैठेंगे और पूरी सरकार को, पक्ष विपक्ष को, सबको चेताने का काम करेंगे कि इस सत्र में इस विधेयक को दोबारा से लाए, क्योंकि अब आप भेजेंगे तो राज्यपाल महोदय को उसे साइन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक कहीं सगुगाड़ नहीं, इसलिए हमें आज मजबूरी में धरना देना पड़ रहा है। अब हमने कहा अगर आपने अब भी विधेयक पास नहीं किया तो हम घेरा डालो डेरा डालो भी करेंगे सीएम आवास पे। तो इसलिए सरकार चेत जाए और इस विधेयक को तुरंत पास करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और सब चाहते हैं। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड का न्याय विभाग है वो 2015 से लगातार अड़ंगे लगा रहा है। जैसा कि मसूरी चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी दोनों ने कहा कि यहाँ पर अधिकारी काम नहीं करते हैं, नो करना, अड़ंगे लगाना नहीं हो सकता, ये बहाने ज़्यादा बनाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे न्याय विभाग का। वो कहते हैं समानता का अधिकार का उल्लंघन है 14-15। तो हरियाणा सरकार ने तो 75% लागू कर दिया अपने स्थानीय लोगों के लिए। वहाँ के हाईकोर्ट ने रोक लगाया कि भाई 14-15 का उल्लंघन है। वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हरियाणा सरकार का फैसला सही है, लागू हो सकता है। फिर कहाँ गया समानता का अधिकार? आज जो लागू है। हमारे यहाँ महिला आरक्षण पर हरियाणा की महिला चली गई, हमारी महिलाओं का आरक्षण छिनवा दिया। इसी आधार पर हमारे धामी जी और हमारी सरकार हमारे दबाव में जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे, मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में ये लड़े, आज बहाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा उसको रद्द कर दिया। तो हम कह रहे हैं आंदोलनकारियों के साथ भेदभाव क्यों? इसमें भी तो लागू हो सकता है। आप विधेयक पास कराइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और आपने वादा किया तो इस सत्र में लाइए और उसको दीजिए। पुरुष नसबंदी पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने पुरुषों से अपील की है कि वह नसबंदी के स्थायी साधन का चुनाव करें और इसके प्रति कोई भी भ्रांति न पाले। मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि परिवार नियोजन के स्थायी साधन पुरुष नसबंदी का विकल्प सुरक्षित भी है और असरदार भी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कार्यक्रम था, किस तरह से जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किया? देखिए, आज से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है। इसमें ब्लॉक वाइज सभी आशा एएनएम को टारगेट दिए गए हैं और हम सभी को पता है कि जनसंख्या नियंत्रण इस वक्त एक सबसे बड़ी हमारी समस्या भी है और हमारा लक्ष्य भी है। और हम लोग धीरे धीरे करके पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी में के बारे में हमको पता है कि पुरुष नसबंदी जो है वो इट इज़ मोर ईजियर एंड सेफ़र, तो इसलिए प्रचार प्रसार के माध्यम से और टारगेट के माध्यम से उनको पूरा किया जा रहा है ताकि जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी कार्यक्रम किए जा सकें, प्रभावी कदम उठाए जा सकें। सब किस तरह से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है सर? इसमें सबसे पहले तो जो हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर हैं आशा, उनको जागरूक किया गया है कि क्यों हमें ये आवश्यक है और कैसे जो समाज में भ्रांतियाँ फैली हैं उनको दूर किया जाए। पहले इनको अवेयर किया गया है, फिर ये फील्ड में जा रहे हैं और फील्ड में जा कर के एक तरफ तो ये पुरुष महिला नसबंदी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि क्यों ये आवश्यक है और कितना ज़रूरी है आज के सिनेरियो में। और इस प्रकार से कैंप के माध्यम से और एरिया वाइज आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जो नसबंदी के मामले में पीछे हैं, वहाँ पर डेडिकेटेड टीम भेज करके कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर तराई पूर्वी वन विभाग की खटीमा रेंज में शहर से लगी साल बोजी में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया। इसके अलावा वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए डीएफओ संदीप कुमार के नेतृत्व में कई रेंजों के वन कर्मी जुटे रहे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हमको बात न मानी हो। साल भोजी कंपार्टमेंट 1 जो है आरक्षित वन क्षेत्र का एरिया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है आदेश पारित किए गए थे कि इस पे जो भी अवैध है इनका जो है इनको एक बार अवसर प्रदान करते हुए इनको जो है फाइनली एक जो है ऑर्डर पास किया जाए। हमने जो है इनको अवसर प्रदान किया। नोटिस 4-5 नोटिस जो है टाइम पे भेजे गए। उसके बाद इन्होंने इनका अवसर प्रदान करते हुए जो है हमने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 61A में जो है एविक्शन किया गया है। ये जो है क्योंकि इसको समरी एविक्शन कहते हैं साहब, जो है स्ट्रक्चर जो है क्योंकि लगभग जो है ये टोटल जो लिस्ट हमारे पास है 31 लोगों की लिस्ट है और 31 लोगों के जो है स्ट्रक्चर अगर एक भी मान ले तो 31 स्ट्रक्चर तो मिनिमम है ही हैं जिनको ढाया जाना है। और ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स है, ऐसे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं क्योंकि ये जो है टाले हैं, लकड़ी के टाले हैं और मैक्सिमम ये जो है खाली कर दी गई हैं। कुछ लोगों द्वारा जो है अभी इनका जो है सामान है, सामान जो है उनके द्वारा अभी जो है खाली किया जा रहा है। तो हम आज जो है पूरे टोटल एरिया को अपने इसमें जो है डिमार्केट करेंगे और खाई वगैरह जो है चारों तरफ से करते हुए वन विभाग जो है अपनी अभिरक्षा में ले लेगा। रुद्रपुर के प्रीत विहार फाजिलपुर महरौला में वर्षों से लगभग 4000 परिवार निवास कर रहे हैं। उनमें से लगभग 1500 परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया है। फाजिलपुर महरौला में निवास करने वाले गरीब परिवारों के आशियाने पर बुलडोजर चलाए जाने का नोटिस आया तो आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोग संकट में आ गए, जिसके समाधान और आशियानों को बचाने की लड़ाई के लिए फाजिलपुर महरौला में महापंचायत का आयोजन हुआ, जहाँ क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा शामिल हुए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जहाँ पूंजी इकट्ठा करना शुरू करती है चलते कम काम हो। पर नोटिस सर्व हो रहे हैं उनके ध्वस्तीकरण के। ये फाजिलपुर महरौला में आरंभिक चरण में 1500 नोटिस लगभग देने की बात है और लगभग 4000 मकान है जो सीलिंग का एक तकनीकी मुद्दा उसके कारण से माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ के लोग कोई अतिक्रमणकारी नहीं है। यहाँ के लोगों ने कहीं अवैध कब्जे नहीं किए हैं, किसी प्रकार की सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है। तो प्रशासन ने बिना कोई बहुत ज़्यादा सोचे समझे इस गतिविधि को आरंभ कर दिया। अब सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, पुष्कर सिंह धामी की है और यहाँ का विधायक शिव अरोरा 4000 परिवार उजड़ जाएं
उनको उजड़ने का खौफ पैदा हो, ऐसा हम होने नहीं देंगे। प्रशासन को भी बिल्कुल चेता दिया गया है कि इसके समाधान की तरफ जाए और हम इसका न्यायिक प्रक्रिया से भी और सरकार के माध्यम से भी इसका समाधान निकालने की तरफ जाएंगे। इन 4000 परिवारों को बिल्कुल उजड़ने नहीं दिया जाएगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि सारे तकनीकी पहलुओं पर जिन लोगों ने यहाँ जमा पूंजी अपनी बेचकर यहाँ मकान बनाए हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय है, उसे उन तक पहुंचाना प्रशासन का काम है। ये गरीब लोगों का, टुक टुक वालों का, ठेले वालों का नहीं है, और उसमें कहीं तुष्टीकरण है भी नहीं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसमें भी कहीं गलती कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसके समाधान की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो गरीब लोग हैं, इन्होंने अपनी जमा पूंजी बेच के अपने मकान बनाए हैं, अपने वहाँ गरीब बच्चे हैं, उनकी माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, और उन्हें बेघर होने दिया जाए, ऐसा नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी की सरकार में नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।